स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल पीएस लेक्चर के अंदर। और आज जैसे कि हम क्लास लेके आए हैं, स्पेशली थंबनेल में आपने देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस, सॉल्ट, अकार्बनिक अम्ल, इनऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड, उसके बाद लुईस अम्ल क्या होता है, लुईस क्षार क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये जो तमाम बातें आज हम जो है एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, अम्ल के बारे में। अब यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टी जो अम्ल की होती हैं वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये सामान्य सी छोटी छोटी क्लास के अंदर हम पढ़ चुके होते हैं कि अम्ल कैसे होते हैं, क्षार कैसे होते हैं स्वाद में, ये सारी जो तमाम बातें होती हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि अम्ल क्या होता है, एसिड क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। तो यहां पर मैं सबसे पहले लिख रहा हूं अम्ल, यहां लिख रहा हूं क्षार और यहां लिख रहा हूं लवण। इसे बोलते हैं हम एसिड, इसे बोलेंगे बेस और ये होगा सॉल्ट। तो बात ये आती है, सामान्य सी परिभाषा की बात करें हम, डेफिनेशन की बात करें कि अम्ल की, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। मतलब H+ आयन मतलब प्रोटॉन देते हैं, उन्हीं को कहा जाता है क्या, अम्ल कहा जाता है। तो बच्चों यहां पर हम स्पेशली डेफिनेशन नहीं देखने वाले, आज हम जो है बात करने वाले हैं कि हम फार्मूला से कैसे पहचानेंगे अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। और ये तो सामान्य से अम्ल, क्षार, लवण है। इसके बाद हम देखेंगे लुईस अम्ल क्या होता है, जो कि 11th केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री में यूज होता है आपका। और इसके बाद ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ये सारी बातें जो है देखने वाले हैं हम अम्ल, क्षार, लवण के अंदर में। तो बच्चों सबसे पहले जो है सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि अम्ल आप उनको मानेंगे जिन कंपाउंड के स्टार्ट में, मतलब शुरू में, प्रारंभ में, शुरू में आपको H दिख रहा हो, वो सभी कहलाते हैं हमारे अम्ल। अब यहां पर मन में तुरंत आया होगा क्वेश्चन कि सर CH3COOH, इसके स्टार्ट में तो कार्बन है। तो बच्चों ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये कार्बनिक अम्ल है, यहां पर हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर हम इनऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, HCl, तो HCl क्या हुआ, हमारा अम्ल हुआ, ठीक है ना। और बात करें हम H2SO4, ये भी क्या है, एसिड है, अम्ल है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में आपको क्या दिख रहा है, H दिख रहा है। तो जिस कंपाउंड के स्टार्ट में आपको क्या दिखेगा, H दिखेगा, उसे कहा जाएगा क्या, अम्ल कहा जाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, HNO3, H3PO4। तो यदि ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि आपको प्रारंभ में क्या दिख रहा है, स्टार्ट में आपको क्या दिख रहा है, H दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होते हैं, सब एसिड होते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक एसिड है, याद रखना है। वो जो CH3COOH अभी मैंने बताया था वो ऑर्गेनिक एसिड है, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। तो ये सामान्य से अम्ल को पहचानने का तरीका है, जिसके प्रारंभ में H होता है उसे कहा जाता है अम्ल। अब बच्चों बात आती है काय की, क्षार की। तो क्षार क्या होते हैं, जिनके अंत में या लास्ट में हमें क्या मिलेगा, OH मिलेगा। क्या मिलेगा, OH, उसे कहा जाएगा क्षार या बेस कहा जाएगा। बात करें, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। तो यहां पर यदि आप देखें ध्यान से, तो इसका अंत देखें आप, ये OH, OH और OH, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा क्षार हुआ। तो जिन कंपाउंड के लास्ट में हमें OH मिलेगा वो सभी कहलाएंगे हमारी बेस कहलाएंगे या क्षार कहलाएंगे। अब आती है लवण की बात। तो जिनमें दोनों ना हो, ना H हो ना OH हो, उसे कहा जाएगा लवण। सिंपल सा एग्जांपल है NaCl। अब यहां पर ना तो हमें H दिख रहा है और ना क्या दिख रहा है, OH दिख रहा है। ना तो हमें यहां पर दिख रहा है H और ना दिख रहा है OH, तो H भी नहीं होगा और OH भी नहीं होगा, तो यहां पर ये कहलाएगा हमारा क्या, सॉल्ट, मतलब कि लवण। जैसे NaCl है, जैसे KCl है, CHCl है। तो ऐसे तमाम हमें एग्जांपल मिल जाएंगे जिनके अंदर क्या होगा, H और OH नहीं मिलेगा। मतलब H और OH ना हो वो कहलाएंगे हमारे सॉल्ट कहलाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें, चलते 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर। चलते हैं बच्चों। तो शायद मैं ये समझ सकता हूं कि आपको अम्ल, क्षार, लवण की एक सामान्य सी पहचान क्लियर हो चुकी होगी कि स्टार्ट में H मतलब कि अम्ल, लास्ट में OH मतलब कि क्षार या बेस, और जिसमें दोनों ना हो, ना तो H हो और ना OH हो, उसी को कहा जाएगा क्या, हमारा लवण कहा जाएगा या सॉल्ट
कहा जाएगा। अब बच्चों ये तो छोटी क्लास के अंदर भी हम देखते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आएगा हमारा, जैसे बात करूं मैं एसिड की, तो यदि अम्लों के बारे में और थोड़ी सी इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में और देखूं तो यहां पर लिख रहा हूं मैं अम्ल, ये है एसिड। तो एसिड को भी हम सामान्यतः दो प्रकार से और बांटेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड की ही बात कर रहा हूं, है ना, अकार्बनिक अम्लों की बात कर रहा हूं, तो इनको मैं दो तरीके से बांट रहा हूं आपको। फर्स्ट हो रहा है हमारा ऑक्सी अम्ल या ऑक्सो अम्ल कहा जाता है, ऑक्सो एसिड। और सेकंड हो जाएगा हमारा हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा अम्ल या हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड। तो ऑक्सो अम्ल जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऑक्सो मतलब कि ऑक्सीजन, तो ऐसे एसिड, ऐसे अम्ल जिनके अंदर ऑक्सीजन कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा उन्हीं को कहा जाएगा क्या, ऑक्सी अम्ल। और जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा उन्हीं को कहा जाएगा हाइड्रा अम्ल। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक एसिड लेते हैं, ऑक्सी अम्ल के अंदर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सी एसिड है, H2SO3 H3PO4, ऐसे हमें तमाम ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो हमारे काय के हैं, ऑक्सी अम्ल के हैं, ऑक्सो एसिड के हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से बच्चों हम देखते हैं किसके अंदर, हाइड्रा अम्ल के अंदर। तो हाइड्रा अम्ल में जैसे मैंने अभी बताया आपको क्या, कि इसमें क्या नहीं होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंस होगा। तो यहां पर बात करें जैसे कि HF एक एसिड है, HCl एसिड है, HBr एसिड है, HI एसिड है। ये जो एसिड हैं इनके अंदर आप देखें ध्यान से, तो यहां पर हमें क्या नहीं मिल रहा है, यहां पर ऑक्सीजन क्या है, अनुपस्थित है, ऑक्सीजन यहां पर एब्सेंट है, इस कारण ये कौन से एसिड हैं, हाइड्रा एसिड हैं। तो जो ये जो एसिड है बेटा, चाहे ऑक्सी एसिड हो चाहे हाइड्रा एसिड हो, ये हम अभी कौन से एसिड देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम अकार्बनिक अम्ल, इनऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं, यहां पर हम अकार्बनिक अम्ल की बात कर रहे हैं। तो ये अकार्बनिक अम्ल के हमारे क्या थे, प्रकार थे, इसका स्क्रीनशॉट लें फिर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता है हमारा अम्ल के बारे में। अम्ल क्या है, अकार्बनिक अम्ल कौन कौन से होते हैं देखा हमने, हाइड्रा एसिड होता है, ऑक्सो एसिड होता है, और ये सभी कौन से अम्ल हमारे अकार्बनिक अम्ल हैं या इनऑर्गेनिक एसिड हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड वे एसिड होंगे जिनके शुरू में हमें क्या मिलेगा, केवल ये मैं इसलिए पहचान बता रहा हूं बच्चों क्योंकि सामान्य से मैं यहां पर डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूं कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, क्योंकि ये हम छोटी छोटी क्लास के अंदर समझ चुके होते हैं। या अम्ल का मतलब अम्ल को खाने पर कोई भी हम एसिड लेते हैं, स्वाद कैसा होगा, क्षार का स्वाद कैसा होगा, तो ये सामान्य सी बातें हैं। तो यहां पर क्या है कि जैसे हम अब 11th क्लास में पढ़ेंगे या 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो जो हमें एसिड फिर वहां पर यूज होंगे, अब हमें स्पेशली उनकी प्रॉपर्टी को नहीं देखना है, अब हमें क्या देखना है, कौन से कैसे केमिकल रिएक्शन बनेगी, ये सारी तमाम बातें हम देख रहे हैं। तो बच्चों अभी हमने इनऑर्गेनिक एसिड को देख लिया है, अब हम बात करते हैं कार्बनिक अम्ल की। कार्बनिक अम्ल या ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं हम। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि ये एसिड बहुत ज्यादा यूज होते हैं, कई केमिकल रिएक्शन के अंदर ये यूज होते हैं बच्चों। तो यहां पर एसिड की पहचान को हम देखें तो अंत में यहां पर हमें देखना है क्या, अंत में जुड़ा होता है COOH ग्रुप। COOH ग्रुप क्या होता है, COOH ग्रुप क्या है हमारा, किसको बता रहा है, हमारा ऑर्गेनिक एसिड को बता रहा है। मतलब कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CH3 COOH, तो ये क्या है हमारा एक ऑर्गेनिक एसिड है। क्यों ऑर्गेनिक एसिड है, क्यों लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, COOH ग्रुप, और COOH ग्रुप को ही कहा जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक समूह कहा जाता है। तो CH3 COOH कौन सा हुआ हमारा, कार्बनिक अम्ल हुआ। C6H5 COOH ऑर्गेनिक एसिड हुआ। HCOOH ऑर्गेनिक एसिड हुआ। अब यहां पर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहां पर H लगा हुआ है, प्रारंभ में स्टार्ट में H है, मतलब ये इनऑर्गेनिक एसिड है। इससे ज्यादा जो आपका ग्रुप है,
जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है वो कौन सा है हमारा, COOH ग्रुप है। इसका मतलब ये भी कौन सा एसिड कहलाता है हमारा, ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। तो ऑर्गेनिक एसिड जिसके लास्ट में हमें क्या मिलेगा, COOH, उसे कहा जाएगा क्या, ऑर्गेनिक एसिड। अब हम चलते हैं बच्चों, अच्छा बच्चों इनके नाम जो है ये कहां से कैसा आता है, इसको थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको कि CH3COOH है। अब क्या है, स्पेशली ये पहचानने के लिए मैंने क्लास ली है यहां पर, तो यहां पर मैं नाम तो इसके लिए अलग से मैं स्पेशली IUPAC नाम, साधारण नाम के अलग से क्लास ले लूंगा। फ्री बच्चों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे ये RCOOH है, RCOOH है, ये कौन सा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो यहां पर ये जो R है ये हमारा होता है एल्किल समूह, एल्किल समूह या एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। और ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है बच्चों, ये हमें मिलता है एल्केन से। आपको मैंने एक लेक्चर के अंदर एल्केन के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। तो एल्केन से जब हम एक H को निकाल देते हैं तो बन जाता है हमारा एल्किल ग्रुप। एल्केन से एक H को निकालेंगे, एल्काइल ग्रुप बनेगा। अब जैसे आपको मैंने एल्केन जस्ट आपके पढ़ा के आ रहा हूं इसलिए फास्ट बता रहा हूं, N की वैल्यू यदि 1 रखता हूं तो यहां पर एल्केन क्या बनेगा, CH4। तो यहां पर H को निकालने पर क्या बनेगा, CH3। लेकिन एक बॉन्ड यहां पर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये एक बॉन्ड क्या बता रहा है कि आ बैल मुझे मार, मतलब क्या हुआ कि यदि यहां पर इसको ध्यान से देखा जाए तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हैं। और हम ये बहुत अच्छे से पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कार्बन कितनी संयोजकता होती है, 4 होती है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चारों बॉन्ड बनाए हैं। और यदि यहां से मैं एक H को निकाल दूं तो ध्यान, सपोज किया मैंने इसको निकाला तो ये बनेगा C के साथ H और ये हो गया फ्री। तो इस फ्री का मतलब क्या है कि यहां पर कोई भी क्रियात्मक समूह आएगा, फंक्शनल ग्रुप, कोई भी हमारा यहां पर फंक्शनल ग्रुप, यहां पर फंक्शनल ग्रुप आएगा। जैसे यहां पर हम एसिड में देखें तो ये इसका क्रियात्मक समूह है COOH। और जैसे मान लो सपोज करो कि यहां पर आ गया हमारा COOH, तो अब इस पूरे कंपाउंड को यदि मैं एक साथ लिखना चाहूं बच्चों तो लिख सकता हूं, C के साथ 3 H है, दैट मीन्स CH3, और ये हो गया हमारा COOH। तो कहने का मतलब मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था आपको कि CH3COOH क्या है, हमारा एक एसिड है। अब बच्चों नाम की बात करूं इसका, तो नाम आपको पता है, जैसे यहां पर आप इसका सफिक्स जोड़ते थे N, इनके नाम में आप क्या जोड़ते थे, N, तो इनके नाम में जोड़ना है आपको इल, मतलब एल्किल। यहां पर क्या जोड़ना है, इल। यदि आपको ये भी आता है, अब CH3 को आप ध्यान से देखें, CH3 कितने कार्बन है, एक कार्बन है, दैट मीन्स एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, तो ये हो जाएगा मैथिल, ये हो जाएगा अम्ल। तो साधारण भाषा में जब हमें इसका स्पेशल नाम ना पता हो तो हम इसे मैथिल अम्ल भी लिख सकते हैं। CH3COOH को क्या लिखेंगे, मैथिल अम्ल, ठीक है। लेकिन बच्चों स्पेशल बात करें CH3COOH की तो इसे कहा जाता है एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो बच्चों क्लास में हम जो है इसके अंदर अभी और नहीं चलते हैं क्योंकि यहां पर फिर पूरा नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा, साधारण नाम, IUPAC नाम, ऐसी तमाम बातें होंगी। अभी फिलहाल में हम जो है, जैसे थंबनेल में क्लियर है कि हम यहां पर एसिड, बेस, सॉल्ट के बारे में देखने वाले हैं, लॉन पेयर के बारे में बात करने वाले हैं। और यहां पर जो भी हमने थंबनेल में दिया हुआ है हमें पहले स्पेशली उनको देखना है, तो हम उनको स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर बच्चों केवल मेरा मोटिव इतना ही था इसको बताने का कि ऑर्गेनिक एसिड की पहचान होती है, लास्ट में क्या होता है, COOH, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे हमने यहां पर देखा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। अम्ल को भी हमने अभी बांटा है कार्बनिक अम्ल में और अकार्बनिक अम्ल में। फिर देखा हमने अकार्बनिक अम्ल के अंदर हाइड्रा अम्ल, ऑक्सी अम्ल, ये सभी हम देख चुके हैं बच्चों किसके बारे में, अम्ल के बारे में। अब क्या होता है कि स्पेशली बात करें हम कि यहां पर एक शब्द और लिखा था मैंने थंबनेल के अंदर, साफ साफ लिखा हुआ है लुईस अम्ल और लुईस क्षार। लुईस अम्ल और लुईस क्षार मतलब कि लुईस एसिड एंड लुईस बेस। तो बच्चों अब हम यहां पर आपको बात करें कि जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके आ रहा हूं कि मैंने आपसे कहा, ये एग्जांपल लिया कि NH3 ये क्या है,
ये होता है क्षारीय ग्रुप होता है, मतलब ये एक क्षार है, इसका जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसी पहचान देखिए। अब यहां पर जो हम अम्ल क्षार के बारे में देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं किसके बेस पर, इलेक्ट्रॉन एकाकी, उसमें लिखा है मैंने थंबनेल में, एकाकी क्या होता है सब बताऊंगा। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब यहां पर हम इलेक्ट्रॉन के बेस पे देखने वाले हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। सपोज करो कि मेरे पास ये बहुत सारे पेन हैं। अब यहां पर कोई व्यक्ति है, जैसे मान लेते हैं यहां पर ये व्यक्ति है, इसके पास एक्स्ट्रा बहुत सारी ये पेन है, और यहां पर ये व्यक्ति है और इसके पास पेन नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या है, मतलब इसको जो है अपना पूरा काम करने के लिए 2 पेन की आवश्यकता है और इसके पास एक्स्ट्रा पेन है। तो क्या ये इससे कह सकता है कि मुझे पेन चाहिए, कहेगा? तो इसने जैसे इससे पेन मांगे और इसने इसको पेन दिए, तो मांग कौन रहा है, ये जो मांग रहा है, जो पेन ले रहा है, ठीक है ना, जो पेन ले रहा है उसका नेचर होता है एसिड, और जो पेन दे रहा है उसका नेचर होता है बेस। तो ये हम किस में समझने वाले हैं, ये हम इलेक्ट्रॉन के बेस पे समझने वाले हैं। तो कहने का मतलब बेटा, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, ऐसा नहीं बोलना हमें ये बोलना है कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है केमिस्ट्री में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन दाता है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन जोड़े को देने वाला है, वो कहलाता है लुईस क्षार, और जो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है वो कहलाता है लुईस अम्ल। अब लुईस शब्द इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि लुईस साइंटिस्ट ने, लुईस नामक वैज्ञानिक ने जो है ये कॉन्सेप्ट दिया था कि लुईस अम्ल क्या होते हैं और लुईस क्षार क्या होते हैं। तो बच्चों, लुईस अम्ल और लुईस क्षार समझने के पहले हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में देखना पड़ेगा कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर कंटिन्यू करते हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों। इसमें स्क्रीनशॉट का तो कुछ भी नहीं था, अच्छा है बोर्ड का ही स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब बात करते हैं बच्चों हम लुईस अम्ल और लुईस क्षार के बारे में। तो यहां पर बच्चों मैं एक स्पेशल बात करने वाला हूं। लुईस अम्ल लुईस क्षार को टच करने के पहले हम ये देखने वाले हैं कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है। तो यहां पर ध्यान दें आप, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इंग्लिश में बोलें तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें बच्चों, तो जैसे मैं आप छोटी सी आपसे एक बात करूं, किसी एटम की या परमाणु की बात करूं। अब परमाणु तो आप समझते ही हैं, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो होता है उसे कहा जाता है क्या, परमाणु कहा जाता है, ठीक है ना। तो एटम की बात करूं बच्चों, तो जैसे एटम है तो किसी भी परमाणु में सबसे पहले हमें यहां पर सेंटर में मिलता है नाभिक, न्यूक्लियस। उसके बाद यहां पर मिलती हैं कक्षाएं। ये मान लो फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है और ये फोर्थ सेल है, ठीक है ना। अब ये सेल मतलब ये डिपेंड करती हैं कि किस एटम में कितनी सेल होंगी, ये डिपेंड करती हैं उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन के बेस पर, ठीक है ना। तो बच्चों, ये जो हमने अभी परमाणु का एक छोटा सा सामान्य सा स्ट्रक्चर ले रहे हैं, तो किसी परमाणु के अंदर जो है, जैसे ये नाभिक है, तो नाभिक में मिलेगा हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और यहां पर ये कक्षाएं जो हैं इनमें हमें क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉन, जिस पे चार्ज क्या होता है, माइनस, और बात करें प्रोटॉन पे प्लस होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो हम स्पेशल यहाँ परमाणु की संरचना नहीं देख रहे बच्चों, हम केवल ये देखना चाह रहे हैं कि ये कहां से क्लियर होगा। और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये क्लियर होगा हमारा कहां से, इन सेल से। मतलब क्या है, किसी परमाणु की सबसे बाहरतम जो कक्षा होती है, सबसे बाहर वाली कक्षा, मतलब ये वाली सेल, ठीक है ना। जैसे यहां पर ये सेल है, किसी हर परमाणु के अंदर अलग अलग सेल मिलेंगी हमें, ठीक है ना। तो ये किसी परमाणु की सबसे बाहरतम कक्षा जो होती है, बाहरतम क्या होती है, कक्षा होती है, जो आउटर सेल होती है, जो आउटर हमारी सेल होती है ना, इसी को कहा जाता है कौन सी कोष, संयोजी कोष या संयोजी कक्षा, वैलेंस सेल। और जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहीं से देखे जाते हैं। मतलब किसी भी परमाणु की जो बाहरतम कक्षा है, जो संयोजी कक्षा है, हमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। और शुरुआत की जो पहली सेल होती है, जैसे ये फर्स्ट वाली सेल है, ये हमारा नाभिक था, इसके बाद ये फर्स्ट सेल है, इसे कहा जाता है बच्चों कोर कक्षा,
या कोर सेल। तो स्पेशली हम बात करने वाले हैं किस पर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कहां मिलने वाला है, संयोजी कक्षा में, वैलेंस सेल में। तो हम देखते हैं बच्चों, अब कोई हम एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, नाइट्रोजन, अमोनिया के एग्जांपल लेता हूं मैं। तो यहां पर सबसे पहले ले रहा हूं मैं नाइट्रोजन। जैसे अमोनिया आपको पता है फार्मूला होता है NH3, ठीक है ना। तो हम देखते हैं नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। यदि इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो ये निकलेगा आपका, पहली कक्षा में जाएंगे 2 और दूसरी कक्षा में जाते हैं 8। तो यहां पर कितने अपने पास, 5। ये सब आपको पता होना चाहिए कि नाभिक के बाद ये जो पहली कक्षा होती है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, फिर 8 बनते हैं, ये सब आप निकालते हैं 2n² से। तो यहां पर बच्चों बात कर रहे थे हम कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, यदि इसका मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये नाभिक हो गया, ये हो गई पहली कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2, ये मैंने 2 भर दिए। अब इसके बाद ये 5 इलेक्ट्रॉन कहां मिलने वाले हैं मुझे, इस सेल के अंदर। तो इस सेल के अंदर यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। अब इन 5 इलेक्ट्रॉन को मैं लिख रहा हूं, 2 मैंने ऐसा लिखा, 3 यहां पर सिंगल सिंगल करके लिखा। इसका भी एक कारण है बच्चों कि 2 इलेक्ट्रॉन मैंने साथ में क्या लिखा है, इन 5 इलेक्ट्रॉन को मैंने 2 इलेक्ट्रॉन साथ में लिखा है, 3 इलेक्ट्रॉन लिखा है, कैसा, सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमें संयोजी, जो हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मिलेंगे हमें संयोजी कक्षा से। कहां से मिलेंगे, संयोजी कक्षा से, वैलेंस सेल से। तो वैलेंस सेल कौन सी हमारी ये, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। तो इसका मतलब ये हुआ इन 5 में से ही मिलेंगे हमें क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक बार जब हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर हो जाता है बेटा, तो जो हमने हेडिंग लगाया था लुईस अम्ल और लुईस क्षार क्या है, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर मैं बात करूंगा। अब बच्चों ये जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप देखें ध्यान से, नाइट्रोजन, तो बच्चों जैसे अभी देखा था नाइट्रोजन 7, 2 और 5, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके आधार पर निकाला हमने, कक्षा के आधार पर। एक मैं स्पेशल क्लास लूंगा बच्चों जिनमें बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये कक्षा के आधार पर था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट, या इसी को कहा जाता है सेल। ये हम पढ़ेंगे किसी क्लास के अंदर। और अब इसी का देखूं बच्चों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N7 का, तो 1s2 2s2 2p3। अब ये कहां से आ रहा है कहां से नहीं आ रहा है, इस पर हम अलग से एक वीडियो देंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनमें हम सिखाएंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल में केवल हमारा मोटिव ये है, हमारा उद्देश्य ये है कि हमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को समझना है। तो वो हमें कहां से मिलेगा, यहां से। तो अब यहां पर है ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो हमारे कौन से इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन है, जिनसे हमें मतलब अभी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कहां से मिलेगा, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन से, मतलब वैलेंस सेल जो होती है वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से मिलेगा। अब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 5, ठीक है ना। यहां पर ये क्लियर हमें कक्षा के आधार पर दिख रहा है, और ये किसके आधार पर दिख रहा है, कक्षक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो यहां पर देखें ये 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल ये 5 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। इनमें से ही हमें मिलना है कौन सी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब बच्चों ध्यान रखना, यहां पर S दिख रहा है। अभी फिलहाल में आपको समझना है कि S में एक बॉक्स बनाया जाता है, और P जो है, P में बनते हैं हमारे 3 बॉक्स। इनके बॉक्स नहीं बोलती, इन पे स्पेशल मैं क्लास लूंगा जब आपको एटम के बारे में बताऊंगा। तो एटम क्या है, उसकी सेल क्या है, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है ना, सब ऑर्बिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन हम ऑर्बिटल के अंदर भरते हैं, ये तमाम बातें होंगी बच्चों। अभी केवल डायरेक्ट आपको समझाने के लिए कि S है तो ये S में एक बॉक्स बनता है, P के अंदर बनते हैं 3 बॉक्स। अब S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक जाएगा क्लॉकवाइज, एक जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो 1 2 3, ठीक है ना। अब बनने को तो यहीं पर मैं 2 भर देता, लेकिन ऐसा नहीं, ये भी अकॉर्डिंग टू हुंड्स प्रिंसिपल होता है, हुंड का नियम है। तो हम आगे बताएंगे कि उसके आधार पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है भरे जाते हैं। तो बच्चों अब यहां पर देखना, जोड़े के इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, ये है जोड़े के इलेक्ट्रॉन या पेयर इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बन रहा है, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया,
ठीक है ना। जैसे जोड़ा होता है ना, जैसे मम्मी पापा का जोड़ा है, चाचा चाची का जोड़ा है, मामा मामी का जोड़ा है, तो वैसे ये जोड़ा है, तो जोड़े के ये इलेक्ट्रॉन है और ये 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो जो जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वही कहलाते हैं। आखिर किस सेल में मिलते हैं? संयोजी कोष में मिलते हैं। मतलब बच्चों यदि मैं इसको 2 लाइन के अंदर परिभाषा के रूप में भी आपको बोलूं तो किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा या संयोजी कोष में उपस्थित जोड़े के वे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जोड़े के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, वो कहलाते हैं हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब बंध बनाने में भाग सामान्यता नहीं लेते, वैसे कहां लेते हैं वो हम बात करेंगे। अब देखना बच्चों, जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने NH3, आपके पास एक कंपाउंड क्या है? NH3, ये लिया है मैंने अमोनिया। अब यहां पर देखना, ये तो नाइट्रोजन लिया है मैंने, अब यहां पर कितने और बन सकते हैं? जैसे जस्ट मैंने आपको बताया था, ये नहीं बताया तो ये आप देखें, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बनता है, ये ऑर्बिटल होते हैं, P में 6 बनता है, D में 10 बनता है और F में बनता है 14 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इतने बनते हैं, ठीक है ना। तो S में 2 हैं, अब इसको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन P में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। कितने की जरूरत है? 3 की और जरूरत है। तो इसका मतलब है यहां पर एक H जुड़ सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक H यहां जुड़ सकता है, एक H यहां जुड़ सकता है। तो बच्चों एक N के साथ कितने H जुड़ रहे हैं? ये तो इसका परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है। तो एक N के साथ बच्चों जुड़ रहे हैं हमारे 3 H, तो बनता है हमारा क्या? NH3, जिसे कहा जाता है अमोनिया। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन है, क्या ये बॉन्ड बना रहे हैं इन H के साथ में? क्या इनसे ये जुड़ रहे हैं? ये बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को जोड़े के रूप में लिखा जाएगा ऐसा। तो इन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इन्हीं के आधार पे जो लुईस वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसकी? क्षार की परिभाषा बताई थी, और इन्हीं के आधार पे परिभाषा बताई थी किसकी? डेफिनेशन अम्ल की। मतलब कि बेस और एसिड क्या होते हैं, उन्होंने इसके आधार पे ही बताया था। तो सीधी सी बात है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन, जो स्पीसीज जो है इलेक्ट्रॉन दे सकता है, किसी को इलेक्ट्रॉन जोड़ा दे सकता है, वो होता है बेसिक, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो होता है एसिड। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये बताना चाहूंगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे मान लो यहां पर है HCl, एक कंपाउंड आपने सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, HCl है। अब ये HCl बना हुआ है, अब ये HCl का यदि मैं आयनन करता हूं तो ये हमें कुछ ऐसा मिलेगा H+ के रूप में, ठीक है ना, और Cl मिलेगा Cl- के रूप में। अभी माइनस+ पे नहीं जाना है, ठीक है ना। तो अभी हमें केवल ये देखना है कि H+ के रूप में मिल रहा है। H+ का भी मिलने का कारण, हालांकि यदि देखना चाहे तो हम देख सकते हैं कि H के पास ये इलेक्ट्रॉन था, Cl के पास ये इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 1 7, तो ये इनके बीच में बॉन्ड बना था, मतलब इस तरीके से बना था हमारा HCl। अब क्या होता है बच्चों, ये Cl इससे ज्यादा पावरफुल है, हालांकि यदि केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाएगा, विद्युता कहा जाएगा। मतलब ये इससे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इस बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अब जब इन दोनों को जरूरत थी इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड बनाने की, तो बॉन्ड बना लिया था, लेकिन अब जब जी अलग होंगे ना, तो ये क्या करेगा Cl, इस इलेक्ट्रॉन को तो लेके जाएगा ही जाएगा, साथ में इसके इलेक्ट्रॉन को भी लेके जाएगा। तो इसका मतलब है अब ये जो H है, जब ये यहां से निकल जाएगा तो H तो यही कहेगा कि मैंने Cl को इलेक्ट्रॉन दिया, जबकि सच्चाई क्या है कि Cl ने इसका इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है ना। तो H हमेशा दुनिया के सामने H क्या कहने वाला है कि मैंने Cl को इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, ठीक है ना, और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? माइनस। हालांकि बच्चों अलग से स्पेशल क्लास होगी इस पे, ठीक है ना, लेकिन क्या होता है डायरेक्टली कोई कंपाउंड को जब पढ़ाते हैं बीच में से काफी बातें आ जाती हैं जिनको बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो फिलहाल में हम बात कर रहे हैं कि जो HCl से हमें, यहां HCl से हमें क्या मिला? H मिला और Cl- मिला। तो हमें Cl- से मतलब नहीं है क्योंकि हम अम्ल और क्षार की डेफिनेशन देख रहे हैं अभी। तो HCl से हमें क्या मिला? H+ मिला। अच्छा देखना ध्यान से, H में और H+ में अंतर है क्या? बिल्कुल अंतर है। H का मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि H+ में इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और आपको पता है बच्चों, जैसे यदि अपन H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो ये निकलता है 1s1, और यहां पर H+ का जब मैं निकालूंगा तो ये निकलेगा 1s0। तो इसके S में अभी जस्ट मैंने बताया था कि S में बनता है एक बॉक्स, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, जबकि H+ में कितना इलेक्ट्रॉन है? 0 है। तो एक बात बताइए मुझे, क्या इसके इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है कि नहीं है?
इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है ना। अब सपोज करो ये जाएगा उसके पास, जहां इसे क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन दिखेगा। अभी देखना यहां पर ये लिया है मैंने NH3, अब NH3 में इसके पास ये इलेक्ट्रॉन इसको दिख रहा है। सपोज क्या एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इसके पास इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये आया, इसने अमोनिया से कहा कि भाई मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इसने अमोनिया ने कहा कि हम आपको अपने इलेक्ट्रॉन क्यों दें, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन देंगे, अच्छा इलेक्ट्रॉन देंगे भी तो एक शर्त है कि आपको यहां से छोड़ के नहीं जाना, मतलब आपको हमारे साथ बॉन्ड बनाना है। तो ये जो NH3 है बच्चों, इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जब ये अमोनिया अपने ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है ना, तो दिया किसने है, NH3 ने दिया है, तो NH3 हो जाएगा हमारा क्या, क्षार, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है वो हो जाएगा हमारा अम्ल। तो दैट मींस मैं कह सकता हूं बच्चों, यहां पर H+ व्यवहार करेगा अम्ल की तरह, और कौन से अम्ल, लुईस अम्ल। कौन से अम्ल, लुईस अम्ल, क्योंकि जस्ट अभी हमने देखा था कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार। तो बच्चों सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन जोड़े को ग्रहण करेगा वो कहलाएगा अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा देगा वो कहलाएगा क्षार। तो यहां पर हम बात करें तो NH3 यहां पर कैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, हमारा क्षारीय है, बेसिक नेचर शो कर रहा है, जबकि ये कर रहा है हमारा एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से, अब यदि मैं इसको एक लाइन में सम अप करना चाहूं, ठीक है ना, तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों, लुईस क्षार, लुईस क्षार, लुईस बेस, और यहां पर लिख रहा हूं मैं लुईस अम्ल। तो लुईस क्षार वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब जो दानी होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जोड़े के क्या होते हैं, दानी होते हैं, वो होते हैं लुईस क्षार। और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के ग्राही होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं वो कहलाते हैं हमारे अम्ल। और कौन से अम्ल बच्चों, लुईस अम्ल। तो देने वाला क्षार होगा और लेने वाला अम्ल होगा। अब बच्चों यहां पर अपन देखते हैं, जब आगे हम किसी क्लास के अंदर जब इसमें और ज्यादा एग्जांपल देंगे कि लुईस अम्ल, लुईस क्षार और किस बेस पे अपन देख सकते हैं, ठीक है ना। तो काफी ऐसे तमाम हमें एग्जांपल मिल जाएंगे जिसके अंदर हम क्या देखेंगे, लुईस अम्ल और लुईस क्षार। तो आज की क्लास थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो रही है, इसलिए मैं यहां पर रोक रहा हूं बच्चों ने, बहुत से ऐसे तमाम ऐसे एग्जाम्पल थे जो हम लुईस अम्ल और लुईस क्षार के पढ़ते। तो यहां पर जाते जाते बस एक ही बात ध्यान रखना है बच्चों कि लुईस क्षार वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ा देंगे, और लुईस अम्ल वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा को ग्रहण करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।